जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे पाचन तंत्र। दोस्तों, बात करें पाचन तंत्र की तो जिसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम भी कहते हैं या डाइजेशन सिस्टम भी कहते हैं। दोस्तों, पाचन तंत्र आज हम समझेंगे कि पाचन तंत्र क्या है। दोस्तों, पाचन का मतलब है कि किसी भी जटिल पदार्थ को छोटे या सरल पदार्थ में परिवर्तित कर देना ही पाचन है। अब वह चाहे भोज्य पदार्थों का हो या किसी अन्य खनिज पदार्थों का हो। यानी जब हम भोजन करते हैं, अब वह चाहे जो भोजन हो उसे जटिल से सरल में परिवर्तित कर देना यह पाचन होता है। शायद यह सबको पता हो, लेकिन बात करें तंत्र की तो इसमें तंत्र यानी सिस्टम और क्यों जुड़ा है, आज जिसे हम अच्छे से समझते हैं। पाचन तंत्र, जब ढेर सारे अंग मिलकर किसी एक कार्य को पर्टिकुलरली करते रहते हैं तो उस सिस्टम को यानी उस पूरे शरीर के सभी अंग को एक सिस्टम कहा जाता है, एक तंत्र कहा जाता है। जैसे एक कंप्यूटर को चलाने के लिए उससे छोटे छोटे तमाम पार्ट होते हैं, जैसे माउस, कीबोर्ड, सीपीयू। तो माउस, कीबोर्ड, सीपीयू ये सभी छोटे छोटे पार्ट मिलकर एक कंप्यूटर को चलाते हैं, तो इसीलिए उसे कहा जाता है कंप्यूटर सिस्टम। उसी प्रकार पाचन को पूरा करने में इस छोटे छोटे सभी अंग सहायक होते हैं और इसीलिए सभी अंग मिलकर एक पाचन प्रक्रिया को पूरा करते हैं, तो इसीलिए इन्हें पाचन तंत्र कहा जाता है, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम। अब आशा करता हूं आपको पाचन तंत्र अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम दोस्तों बात कर लेते हैं कि उस पाचन तंत्र में जो छोटे छोटे सभी पार्ट थे यानी अंग थे वो कौन कौन से हैं, और उसमें कुछ सहायक ग्रंथियां भी होती हैं, उन्हें भी हम समझ लेते हैं। पाचन तंत्र में यहाँ आहार नाल, जिसे उस आहार नाल में ही पूरी पाचन समाप्त होती है। उस आहार नाल में कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ समाप्त होती है, उसे हम आज इस वीडियो में समझेंगे। दोस्तों, सबसे पहले पाचन हमारे मुख से स्टार्ट होता है और धीरे धीरे ग्रास नली के माध्यम से, जिसे हम फूड पाइप भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ग्रास नली, ग्रसनी नहीं, क्योंकि ग्रसनी में हवा जाती है यानी वायु जाती है, लेकिन ग्रास नली में भोजन जाता है। इसके बाद वह भोजन आमाशय में पहुंचता है और इसके बाद आमाशय से धीरे धीरे वह छोटी आंत में और छोटी आंत में जाकर फिर वह बड़ी आंत में जाता है। दोस्तों, पाचन की प्रक्रिया लगभग यही समाप्त हो जाती है और इससे जो भी खनिज, विटामिन या प्रोटीन जो भी होते हैं वह अवशोषित कर लिए जाते हैं। बाद में जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं वह गुदा के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं। अब हम दोस्तों बात कर लेते हैं कि इस पाचन में कुछ ग्रंथियां भी सहायक होती हैं, जैसे लाल ग्रंथियां, जठर ग्रंथियां पित्ताशय से पित्तरस और यकृत से भी निकलती रहती हैं। अग्नाशय से अग्नाशय रस और आंत्र ग्रंथियों से भी, यानी आंत ग्रंथियों, छोटी आंत है, इन आंत ग्रंथियों से भी कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े एंजाइम या रस उस भोजन को सरल बनाने के लिए यानी पाचन में सरल बनाने के लिए निकलते रहते हैं। अब हम दोस्तों बात करें कि आपके एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से प्रश्न कैसे बनते हैं। मान लीजिए आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछता है कि आहार नाल की लंबाई कितनी है, तो आहार नाल की लंबाई होती है दोस्तों 32 फीट। अगर आपसे मीटर में पूछा जाए तो लगभग 9 मीटर, या भी आप याद रखिएगा। अब हम दोस्तों बात कर लेते हैं कि पाचन का कार्य है क्या, यानी पाचन है क्या। तो पाचन मैंने आपको पहले ही बताया कि भोज्य पदार्थों को जटिल से सरल में परिवर्तित करना ही वह क्या है, पाचन है। जैसे मान लीजिए हम रोटी का टुकड़ा खाते हैं तो वह एक बड़े से रोटी के टुकड़े आप तोड़कर मुंह में डालते हैं और धीरे धीरे उसका छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित कर देना ही क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। इसके बाद इसका जो मुख्य कार्य होता है, यानी पाचन का जो मुख्य कार्य होता है वो हमारे भोजन से ऊर्जा का निर्माण करना होता है। यानी जब हम भोजन खाते हैं तो उसी से हमें ऊर्जा मिलती है, तो भोजन से ऊर्जा का निर्माण करना ही इस पाचन का मुख्य कार्य होता है। इसके बाद बात कर ले हम कि जल, विटामिन और खनिज का क्या होता है कि यह इतने अत्यंत सूक्ष्म होते हैं कि इनका पाचन नहीं होता, शरीर इनका अवशोषण कर लेता है। यानी जल, विटामिन और खनिज, यह पॉइंट आप याद रखिएगा, इनका पाचन नहीं होता, ये इतने सूक्ष्म होते हैं कि इनका अवशोषण होता है, यानी यह अवशोषित कर लिए जाते हैं। अब वही बात करें कि पाचन एक फिजियोकेमिकल प्रक्रिया है, इसे आप अच्छे से समझिए। फिजियोकेमिकल, इसमें दो वर्ड लगे हुए हैं। फिजियो का मतलब होता है कि फिजिकली, मतलब आप अपने दांतों से कूचकर या उसे चबाकर कर देना, और केमिकली का माध्यम होता है जो ग्रंथियां हैं कहीं कहीं बीच में लार, एंजाइम या अपने इस ग्रंथियों से रस स्रावित करती रहती हैं, तो वह केमिकल के अंतर्गत आते हैं। और जो आप अपने मुख से उसको कूच देते हैं, चबा देते हैं, तो वह फिजिकली प्रक्रिया हुई। तो इसीलिए कहा जाता है कि पाचन एक फिजियोकेमिकल प्रक्रिया है।
दोस्तों अब हम समझते हैं कि मुख गुहा में भोजन का पाचन किस प्रकार होता है। दोस्तों मुख गुहा जिसे इंग्लिश में माउथ या ओरल कैविटी भी कहते हैं, इसमें 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। एक पैरोटिड लार ग्रंथि होती है, एक सब लिंगुअल लार ग्रंथि होती है और एक सब मेडुलर। पैरोटिड लार ग्रंथि या सांप में एक जहर का कार्य करती है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। यानी जो सांप होता है उसमें यही पैरोटिड लार ग्रंथि जहर का कार्य करती है। दोस्तों एक दिन में मनुष्य के लगभग 1.5 लीटर लार बनती रहती है, तो इसे आप याद रखिएगा। यानी मनुष्य के शरीर में यानी मुख में लगभग 1.5 लीटर लार प्रतिदिन यानी पर डे बनती रहती है। अब हम दोस्तों बात कर लेते हैं कि मुख में ही लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है, जो हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होता है। इसमें मैंने लिखा है जीवाणुनाशी। जीवाणुनाशी का मतलब ये होता है कि कई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि कोई कार्य करते रहते हैं, अब मान लीजिए कुछ खाना होता है तो बस हाथ ऐसे पोंछ कर डायरेक्ट उसे खाना प्रारंभ कर देते हैं। तो जो हमारे मुख में लाइसोजाइम एंजाइम होता है वह कीटाणुओं को यानी जीवाणुओं को मार देता है और उससे भोजन खाने के पश्चात आपको कोई भी बीमारी नहीं होती। अब आगे हम देखते हैं कि मुख में टाइलिन और डायस्टेज एंजाइम भी पाया जाता है, जो मंड या चोकर यानी से आप स्टार्च बोलते हैं, इसके पाचन में सहायक होता है। यानी टाइलिन और डायस्टेज हमारे मंड या चोकर जो चावल या गेहूं के ऊपरी वाले छिलके हिस्से का पाचन करते हैं, वो टाइलिन और डायस्टेज ही एंजाइम हैं। इस प्रकार देखते हैं कि मुख में एक और एंजाइम पाया जाता है जिसे हम म्यूकस कहते हैं, और म्यूकस का कार्य भोजन को चिपचिपा बनाने के लिए होता है। कभी आप भोजन को मुख में कूच कर एक बार अपने हाथ पर उगल कर देखिए, भोजन कहीं ना कहीं एक प्रकार से चिपचिपा हो जाता है। जो चिपचिपा हो जाता है वह म्यूकस एंजाइम के कारण होता है। अब दोस्तों आपने समझा कि मुख गुहा में किस प्रकार पाचन हो गया। अब हम समझते हैं कि ग्रासनली में पाचन किस प्रकार होता है। दोस्तों ग्रासनली में आपको बता दें कि पाचन नहीं होता है, आप इस पॉइंट को याद रखिएगा। ग्रासनली में पाचन नहीं होता, बस इसमें भोजन को कर्मानुकुचन माध्यम से आमाशय तक पहुंचाने का कार्य करता है। हमारा जो ग्रासनली है यानी फूड पाइप है, यह कर्मानुकुचन मतलब होता है कि धीरे धीरे भोजन को आमाशय तक पहुंचाने का कार्य करता है। यानी ग्रासनली में किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता। अब दोस्तों आशा करता हूं यह माउथ ओरल यानी आपको मुख गुहा और आपको ग्रासनली में पाचन अच्छे समझ में आ गया होगा। अब आप इसका लीजिए एक स्क्रीनशॉट। अब हम समझते हैं कि आमाशय में किस प्रकार भोजन का पाचन होता है। दोस्तों अब हम समझते हैं आमाशय में भोजन का पाचन किस प्रकार होता है। दोस्तों आमाशय को इंग्लिश में स्टोमच भी बोलते हैं। आमाशय के 3 भाग होते हैं, अभी उसे हम इमेज के माध्यम से आपको समझाएंगे। अगर आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछे कि भोजन का पाचन सबसे ज्यादा देर तक कहाँ होता है या भोजन सबसे ज्यादा देर तक हमारे शरीर के किस अंग में रुकता है, तो आपका उत्तर है आमाशय, क्योंकि लगभग भोजन यहाँ 4 घंटे तक रहता है। यानी आमाशय में भोजन लगभग 4 घंटे तक रहता है, इसे आप याद रखिएगा। तो दोस्तों आमाशय के 3 भाग कौन कौन से हैं उसे हम समझते हैं। इसके पहले आपने समझा कि मुख गुहा में आपने पाचन किस प्रकार हुआ। इसके बाद ग्रासनली के माध्यम से कर्मानुकुचन द्वारा वह भोजन बोलस बनकर अब आमाशय में पहुंच गया। अब हम आमाशय को यहाँ इमेज के माध्यम से छापते हैं। अब यहाँ हम छोटे पार्ट में समझेंगे कि आमाशय के कितने भाग होते हैं। दोस्तों आमाशय के 3 भाग हैं, कार्डियक, फॉन्डिक और पाइलोरिक। दोस्तों कार्डियक यह आमाशय का ऊपरी भाग है, यह है कार्डियक, इसे आप याद रखिएगा। यह कार्डियक है और यह आमाशय का ऊपरी भाग है। इसमें HCl का निर्माण होता है और यह HCl हमारे शरीर में लाभदायक भी है, क्योंकि भोजन करते समय कुछ कीटाणु या कुछ जीवाणु जो हमारे शरीर में प्रवेश कर दिए होते हैं उसे HCl मारकर समाप्त कर देता है। दोस्तों भोजन को छोटा करने का कार्य भी यही कार्डियक यानी आमाशय का सबसे ऊपरी वाला भाग करता है। यानी आप पहले भोजन को दांतों द्वारा कूचे, इसके बाद छोटे छोटे पार्टों में वह मुख गुहा से ग्रासनली के माध्यम से आमाशय में आया। अब आमाशय में उसका और भी छोटा पाचन उसका भाग कार्डियक करता है। दोस्तों अब बात रही दूसरे पार्ट की, जो है फॉन्डिक। फॉन्डिक या मध्य वाला भाग होता है आमाशय का। इसमें कांटेनुमा एक संरचना पाई जाती है, जो आप इमेज के माध्यम से यहाँ देख रहे होंगे। इसे रूजी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? रूजी कहते हैं। और यह भूख लगने पर, यदि आप ज्यादा समय तक कभी आप महसूस किए होंगे, कभी आप भूखा रहे
तो कहीं ना कहीं पेट में कुछ गड़ने या आप सीधे से अंदाजा लगा सकते हैं दुखने लगता है, तो वह यही भाग होता है फांडिक, जो भूख लगने पर यही कांटे नुमा रूजी आपके आमाशय में चुभने लगती है। तो आप इसको याद रखिएगा कि यह रूजी जो है भोजन को रोक कर रखता है, यानी यह रूजी भोजन को रोक कर भी रखता है और यह भूख लगने पर कांटे नुमा चुभता भी है। अब हम देखते हैं कि आमाशय का निचला वाला पार्ट पाइलोरिक। दोस्तों इसमें जठर रस का निर्माण होता है, यानी गैस्ट्रिक जूस जो है इसी पाइलोरिक भाग में बनता है, यानी इससे ही निकलता रहता है। और जठर रस में दो एंजाइम पाए जाते हैं, एक रेनिन एंजाइम, एक पेप्सिन एंजाइम। रेनिन एंजाइम दूध से दही बनाने में हमारे शरीर में दूध का सही से पाचन नहीं हो पाता, जब तक वह दही नहीं बनेगा तब तक हमारे शरीर में दूध का पाचन नहीं हो पाता। तो रेनिन क्या करता है कि दूध को दही में परिवर्तित करता है। दोस्तों पेप्सिन का कार्य होता है कि प्रोटीन एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है, इसका पाचन हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, इसे पेप्टोन में ही तोड़कर इसका पाचन किया जा सकता है। दोस्तों मैंने प्रोटीन का वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन है, इसको भी जाकर देख लीजिए। दोस्तों आपने समझा कि सबसे ऊपरी भाग कार्डियक जिसमें HCl का निर्माण होता है, और दूसरा भाग होता है रूजी, यानी जो कांटेनुमा होता है, भोजन को भी रोक कर रखता है और आपको भूख लगने पर यही चुभता है। इसके बाद हमने थर्ड पार्ट समझा पाइलोरिक, जिससे क्या होता है कि जठर रस निकलता है या जठर रस का निर्माण होता है, और उसमें दो एंजाइम होते हैं, जो रेनिन एंजाइम दूध को दही में परिवर्तित कर देता है और पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को तोड़कर पेप्टोन में बदल देता है। दोस्तों अब आपको यह आमाशय पार्ट समझ में आ गया हो तो इसका भी एक लीजिए स्क्रीनशॉट। अब इसी तरह हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि यह वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब हम अगली वीडियो में समझेंगे कि भोजन का पाचन छोटी आंत में किस प्रकार होता है और छोटी आंत से बड़ी आंत में भोजन का पाचन किस प्रकार समाप्त हो जाता है। दोस्तों इसी तरह हम आपसे मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।